आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। आप लोग चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक आपने सुना कैसे आरव एक अर्थ रैंक की छात्र बन गया, फिर उसे शिक्षक अनुपमा ने पकड़ लिया। लेकिन जब अनुपमा बंसल ने यिन्यान फ्लो तकनीक को सीखने की कोशिश कर रहे थे, अनुपमा को अस्त-व्यस्त देखकर गौतमी ने आरव के ऊपर हमला कर दिया। फिर मामला सुलझने के बाद आरव किमिया टेस्ट देने के लिए राजधानी गया हुआ था। वहां आरव का शानदार किमियागिरी और यिन्यांग सेपरेशन तकनीक को देखकर सब लोग भौचौक का रह गए। फिर बाद में आरव सफलतापूर्वक एक टेर टू शक्ति वर्धक पिल परिष्कृत करने के बाद चला गया। बाद में शिक्षक अनुपमा को अचानक अंतर ज्ञान मिला और वो ध्यान में चले गए। अब आगे अचानक आसपास की सार ऊर्जा शिक्षक अनुपमा के चारों ओर एकत्रित हो गई, जिससे उसके चारों ओर एक छोटा सार ऊर्जा तूफान बन गया। शिक्षक अनुपमा ने केंद्रित सार ऊर्जा को अवशोषित किया और एक ही गति में बेड़ियों को तोड़ दिया। मूल रूप से वो छठे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में थी। अचानक ज्ञानोदय का लाभ उठाते हुए न केवल उसकी आत्मा की शक्ति उच्च श्रेणी कीमिया मास्टर क्षेत्र में घुस गई, बल्कि उसकी साधना भी छठे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़कर सीधे 7वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंच गई। हॉल में सार ऊर्जा के शांत होने के बाद ही शिक्षक अनुपमा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बधाई हो मिस अनुपमा, उच्च श्रेणी कीमिया मास्टर बनने के लिए। चेयरमैन चौधरी तुरंत बधाई देने के लिए ऊपर गए और अन्य लोग भी अपनी बधाई व्यक्त करने के लिए ऊपर आए। शिक्षक अनुपमा इतनी उम्र में उच्च श्रेणी कीमिया मास्टर बनने में सफल हो सकती है। भविष्य में ये मूल रूप से उसके लिए एक कीमिया ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी। अब श्यामगढ़ के आगामी प्रमुख व्यक्ति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना आवश्यक था। शिक्षक अनुपमा ने शुभकामनाओं का जवाब देने के बाद उसकी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थी, लेकिन अंत में वो उस व्यक्ति को खोजने में विफल रही जिसे वो ढूंढ रही थी। जब अनुपमा बंसल ने आरव को ढूंढने में नाकामयाब रही, फिर वो पूछने की पहल की और कहा, सभी की तारीफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सफलता के लिए एक भाग्यशाली अंतर्दृष्टि का मौका प्रदान करने के लिए मुझे अभी भी आरव को धन्यवाद देना है। क्या कोई बता सकता है कि वो कहाँ गया? शिक्षक अनुपमा ने हैरानी से पूछा। अचानक ज्ञान की स्थिति में शिक्षक अनुपमा बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से अनजान थी। वो अभी भी नहीं जानती थी कि आरव पहले ही जा चुका है। मिस अनुपमा, क्योंकि आरव ने टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल को जबरदस्ती परिष्कृत करने के लिए अपनी सार ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त कर दी थी। वो शोधन कक्ष से बाहर निकलने के तुरंत बाद आराम करने के लिए वापस चला गया, चौधरी ने उत्तर दिया। शिक्षक अनुपमा को एहसास हुआ। फिर उसने जो औषधीय गोली परिष्कृत की थी, जैसे ही उसने औषधीय गोली का जिक्र किया, सभी के चेहरे पर अजीबोगरी भाव आ गए। शिक्षक अनुपमा हैरान रह गई, लेकिन उसका दिल उछल पड़ा और उसने उत्सुकता से पूछा, मुझे मत बताओ कि आरव फेल हो गया? चिंता मत करो मिस अनुपमा, बेशक आरव पास हो गया। बस चेयरमैन चौधरी को यह बोलने में मुश्किल हुई। चेयरमैन चौधरी वास्तव में जानना चाहते थे कि क्या इस दिव्य चरण की टियर टू शक्ति वर्धक गोली का कोई विशेष प्रभाव है। बस क्या? शिक्षिका अनुपमा ने उत्सुकता से पूछा। चेयरमैन चौधरी ने आह भरी और कहा, मुझे भी डर नहीं है कि मिस अनुपमा हंसेंगी। न केवल उस आरव ने एक टियर 2 औषधीय गोली परिष्कृत की, बल्कि ये एक दिव्य स्तर के टियर 2 औषधीय गोली भी थी। उसका पहले का प्रदर्शन बस चमत्कारी था। अध्यक्ष चौधरी की ये बात सुनकर शिक्षिका अनुपमा को सब कुछ समझ आ गया। दिव्य स्तर के टियर 2 औषधीय गोली, ये 7 शब्द श्यामगढ़ राज्य की कीमिया दुनिया में
असाधारण महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि एक उच्च श्रेणी की कीमिया ग्रैंडमास्टर भी एक दिव्य स्तर के टियर 2 पिल को परिष्कृत नहीं कर सकता था। टियर 2 औषधीय गोलियां और टियर 1 औषधीय गोलियां दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थी। टियर 1 औषधीय गोलियों के लिए आत्मा शक्ति की आवश्यकता अधिक नहीं थी। तुलना में इसे परिष्कृत करना आसान है। हालांकि टियर 2 औषधीय गोलियों का जटिलता स्तर टियर 1 औषधीय गोलियों से कई गुना, यहां तक कि दर्जनों गुना था। इस वजह से कीमिया मास्टर तक आगे बढ़ने के लिए एक अधिक शक्तिशाली आत्मा शक्ति की आवश्यकता थी। शामनगर राज्य में कभी कभी एक दो कीमिया मास्टर दिव्य स्तर के टियर 1 पिल परिष्कृत कर लेते थे, लेकिन अभी तक शामनगर राज्य में कोई भी एक दिव्य ग्रेड की टियर 2 पिल परिष्कृत नहीं कर सका, भले ही वे तथाकथित उच्च श्रेणी की कीमिया ग्रैंडमास्टर भी हो। इसलिए चेयरमैन चौधरी वास्तव में ये देखना चाहते थे कि इस औषधीय गोली का क्या प्रभाव है। सभी को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए शिक्षक अनुपमा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना अच्छा नहीं लगा। वास्तव में वो भी जानना चाहती थी कि ये तथाकथित दिव्य श्रेणी की दो औषधीय गोली कितनी रहस्यमयी है। भले ही शिक्षक अनुपमा ही एकमात्र ऐसी थी जो मानती थी कि आरव इस भीड़ में एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन वर्तमान में उन्हें जो झटका लगा वो बाकी सभी से कम नहीं था। शिक्षक अनुपमा को लगा कि चेयरमैन चौधरी द्वारा आरव के शोधन का वर्णन करने के लिए चमत्कार शब्द का उपयोग करना अत्यंत उपयुक्त था। चूंकि ऐसा है तो चलो इसका परीक्षण करें। शिक्षक अनुपमा को यह कहते हुए सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। हा, मैंने आखिरकार एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत कर ही लिया। मैं अब एक कीमिया मास्टर हूं। ठीक इसी समय कुछ हद तक पागलपन भरी हंसी गूंज उठी। दर्शकों ने अनायास ही मुड़कर देखा तो ये गौतमी थी। इससे सभी को याद आया कि अभी भी दो परीक्षार्थी थे जो अभी तक बाहर नहीं आए थे। गौतमी ने शिक्षक अनुपमा को देखा और खुशी से नाच उठी। उसके सामने दौड़ते हुए उसने हाथ हिलाते हुए कहा, चाची, मैंने वास्तव में एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बदमाश आरव के पास वास्तव में कुछ तरकीबें होंगी। उसने लापरवाही से कुछ संकेत दिए और मैंने एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत किया। अब मैं एक कीमिया मास्टर हूं। क्या आरव ने तुम्हें संकेत दिए? शिक्षक अनुपमा ने हैरानी से पूछा। हां, उसने कहा कि मेरे साधना नियम ने मेरी आत्मा की शक्ति को सीमित कर दिया है, इसलिए उसने मुझे पूरी ताकत से परिष्कृत न करने के लिए कहा। मैंने उसकी विधि का पालन किया और वास्तव में एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत किया। हालांकि जो परिष्कृत किया गया वो केवल एक निम्न श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली है, लेकिन ये टियर 2 गोली ही है ना, इसलिए मैं अब एक कीमिया मास्टर बन गई। हाँ चाची, वह आरव कहाँ गया? वह दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ये मत बताओ कि वो अभी तक बाहर नहीं आया है। गौतमी को अभी भी असामान्य माहौल का एहसास नहीं हुई थी और वो अकेले ही बात करती रही। शिक्षक अनुपमा, चेयरमैन चौधरी और चेयरमैन साहू ने एक दूसरे की आंखों में शब्दहीन आश्चर्य देखा। कुछ संकेत दे दिया और वो गौतमी को कीमिया मास्टर बना दिया। ये किस तरह का राक्षस था आरव? अभी कीमियागर एसोसिएशन का प्रशिक्षण कक्ष पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। आरव द्वारा परिष्कृत दिव्य श्रेणी की गोली की प्रभाव दर का मूल्यांकन इन दो मार्शल आर्टिस्ट का आपसी भिड़न के बाद किया जाएगा। एक का नाम रमेश था, जबकि दूसरे का नाम बबलू था। रमेश प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था, जबकि बबलू 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। उन दोनों के बीच 4 छोटे साधना क्षेत्रों का अंतर था। ये अंतर बहुत बड़ा था। आत्मा संघनन क्षेत्र में रैंकों को पार करना और युद्ध करना बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक छोटे साधना क्षेत्र के बीच भी अंतर बहुत बड़ा था। 4 छोटे साधना क्षेत्रों का तो जिक्र ही मत करो। एक टियर 2 शक्ति वर्धक गोली, भले ही वो एक उच्च श्रेणी की टियर 2 शक्ति वर्धक गोली हो, एक प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को आंशिक सुदृढ़ीकरण के बाद भी दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को हराने की अनुमति नहीं दे सकती थी, जब तक कि दूसरे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र उसके लिए स्थिर न हो। हालांकि
किसी ने कभी भी पारलौकिक श्रेणी के टीयर 2 औषधीय गोली के प्रभावों की परीक्षण की कोशिश नहीं की थी। ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी दिव्य श्रेणी की गोली को परलौकिक ग्रेड की गोली भी बोला जाता है। कृपया कंफ्यूज मत होना। इसलिए एहतियात के तौर पर शक्तिशाली बबलू को आकस्मिक चोटों से बचने के लिए सैंडबैग के रूप में चुना गया। बबलू का मिशन वही खड़ा रहना और रमेश के हमले का सामना करना था। फिर भी बबलू को नहीं लगा कि रमेश उसे चोट पहुंचा सकता है। उनके बीच का अंतर ऐसा नहीं था जिसे औषधीय गोलियों से भरा जा सके, भले ही वो पारलौकिक श्रेणी की औषधीय गोली ही क्यों न हो। सभी की नजरों के सामने रमेश ने पारलौकिक श्रेणी की टीयर 2 स्ट्रेंथनिंग गोली खा ली, जिसे आरव ने परिष्कृत किया था। बहुत से लोग रमेश से ईर्ष्या करते थे। वो श्यामनगर राज्य में पारलौकिक श्रेणी की टीयर 2 औषधीय गोली खाने वाला पहला मार्शल कलाकार था। हाँ, पारलौकिक श्रेणी की टीयर 2 औषधीय गोली खाने का अनुभव कैसा है? बबलू ने हंसते हुए पूछा। रमेश, जिसने शुरू में औषधीय शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने अपनी आंखें खोली और बबलू को एक मुस्कान दी। मुझे लगता है कि मैं पूरी शक्ति से भरा हुआ हूं। मैं अब हमला कर रहा हूं। भाई बबलू, सावधान रहो। बबलू ने भी हंसते हुए कहा। चलो। यहां तक कि एक पारलौकिक श्रेणी की टीयर 2 औषधीय गोली भी साधना क्षेत्रों में भारी अंतर की भरपाई नहीं कर सकती। रमेश ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और एक मुक्का मारा। एक मुट्ठी निकली और फिर सन्नाटा छा गया। बबलू सच में रेत का थैला बन गया। उसे मुक्का मारकर भगा दिया गया। बबलू 30 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ता रहा, फिर मुश्किल से रुक पाया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से ताजा खून की एक लकीर बह रही थी। जाहिर है उसे अंदरूनी चोटें लगी थी जो हल्की नहीं थी। रमेश ने अपनी मुट्ठी को देखा और फिर बबलू को खाली आंखों से देखा। क्या यह मेरा मुक्का था? रमेश को लगा कि वो सपना देख रहा है। अभी अभी जब औषधीय गोली उसके पेट में पहुंची तो उसने लापरवाही से औषधीय शक्ति को अपने दाहिने हाथ में निर्देशित किया, जिसके बाद उसने महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ में एक हिंसक शक्ति उमड़ पड़ी। इस उमड़ती हुई शक्ति ने उसे ऐसा महसूस कराया कि उसे निकालना होगा। पहले से तय व्यवस्था के अनुसार रमेश ने किसी भी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बस एक साधारण मुक्का। लेकिन इस साधारण मुक्के ने 5वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र के विशेषज्ञ को घायल कर दिया। भाई बबलू, क्या तुम ठीक हो? रमेश का किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सच तो यह था कि उसने बबलू को घायल कर दिया था। ये ठीक है। बबलू को उम्मीद नहीं थी कि मजबूत मुक्का इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगा कि वो वास्तव में उसे घायल कर देगा। बेशक इस मुक्के से उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। आखिरकार रमेश ने कोई मार्शल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए यह ताकत स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से साधारण था। एक 5वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र की रक्षात्मक शक्ति अत्यधिक भयानक थी। तार्किक रूप से एक प्रथम स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र के लिए एक 5वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना असंभव था, भले ही उसने औषधीय गोलियां खा ली हों। फिर भी अब रमेश ने उसे वास्तव में घायल कर दिया। फिलहाल बबलू भयभीत था। सौभाग्य से अभी उन्होंने मार्शल तकनीकों का उपयोग न करने की शर्त रखी थी, अन्यथा यह कहना मुश्किल होगा कि वो अभी सीधा खड़ा भी हो सकता है या नहीं। बबलू ने उसे सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका क्योंकि वो एक प्रथम स्तर का आत्मा संघन क्षेत्र था। वास्तव में उसने पहले ही अपनी सार ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। रमेश ने इस तरह की परिस्थिति में उसे घायल कर दिया। तभी एक आवाज आई, जल्दी करो, बबलू को ये औषधीय गोली खाने दो। चेयरमैन चौधरी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और सबसे पहले उन्होंने बबलू की चोटों का इलाज किया। एक पारलौकिक श्रेणी की टीयर 2 औषधीय गोली वास्तव में इतनी भयावह होती है। इसने वास्तव में एक प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को घायल करने की क्षमता दी। एल्डर साहू ने धीमी आवाज में बड़बड़ाए। यह पहली बार था जब उसने पारलौकिक श्रेणी की टीयर 2 औषधीय गोली की ताकत देखी। अभी जो दृश्य देखा गया
वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। ये आरव और अतुल मान के साथ पहले की तरह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। रमेश और बबलू दोनों ही आत्मा संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। लड़ाई के लिए इसी स्तर में रैंक में कूदना बहुत कठिन था। ये सही है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी प्रथम स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र के पास ऐसी पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 सुदृढ़ीकरण गोली होती, तो वे विशिष्ट परिस्थितियों में 5वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराने के लिए रैंक में आगे बढ़ सकते थे। जहां तक चौथे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र का सवाल है, तो अभी उस झटके के तहत बचने की कोई संभावना नहीं है। चेयरमैन साहू ने अपना विश्लेषण बताया। उनके बोलने के बाद चेयरमैन साहू भी खुद की विश्लेषण से डर गए। चेयरमैन चौधरी ने ठंडी सांस ली। अगर इस तरह की औषधीय गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है, तो क्या खेती के क्षेत्र मजाक नहीं बन जाएंगे? ये सच था कि इस औषधीय गोली के साथ भी पहले स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के लिए चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को हराना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। सुदृढ़ीकरण गोली का प्रभाव केवल आंशिक मजबूती था और इससे मार्शल कलाकार की समग्र शक्ति में वृद्धि नहीं होगी। सैद्धांतिक रूप से यह उसे चौथे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र को मारने दे सकता था। हालांकि आवश्यक परिस्थितियां बहुत कठोर थी। वास्तविक युद्ध में यह लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी एक पारोलौकिक श्रेणी की औषधीय गोली का महत्व बहुत अधिक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति ऐसी औषधीय गोली खा लेता, तो प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के लिए रैंक में आगे बढ़ना और दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र या यहां तक कि तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को चुनौती देना संभव हो जाता। इसके अलावा ये एक आम दृश्य बन जाता। अगर ऐसा हुआ तो साधना वास्तव में एक मजाक बन जाएगी। एक व्यक्ति एक छोटे से साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कठोर प्रशिक्षण लेता है और ये उन अन्य लोगों से कमतर होता है जो एक ही औषधीय गोली खाते हैं। मजाक मत करो। इस तरह की औषधीय गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया जा सकता है? हमारा श्यामनगर राज्य इतने सालों से स्थापित है और क्या अब तक आज बस एक ही पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली परिष्कृत नहीं हुई है? और हर कोई देखा है कि ये परिष्कृत होने के बाद आरव का क्या हालत था। ऐसे भी क्या आपको लगता है प्रत्येक प्रयास में आप दिव्य श्रेणी की गोली निकाल सकते हैं? ये असंभव है। चेयरमैन साहू ने अपना सिर हिलाया और कहा। चेयरमैन चौधरी ने भी यही सोचा। आरव वास्तव में राक्षसी था, लेकिन उससे हर बार पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोलियां बनवाना संभवतः असंभव था। हालांकि इस समय शिक्षिका अनुपमा ने आवाज लगाई। दोनों अध्यक्ष, मत भूलिए, आरव अभी केवल चौथे स्तर के सार क्यूई दायरे में है। अध्यक्ष चौधरी और अध्यक्ष साहू कांप उठे। ये सही था। आरव केवल चौथे स्तर के सार क्यूई दायरे में था। यदि वो कुछ और छोटे साधना क्षेत्रों में ऊपर चढ़ जाता, शायद आत्मा संघनन क्षेत्र नामक सीमा को पार करने के बाद भी, क्या उसके लिए पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोलियां परिष्कृत करना अभी भी कठिन होगा? पौराणिक दायरे में यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक ने आत्मा शक्ति की आवश्यकता को न्यूनतम तक कम कर दिया। भले ही आरव की आत्मा शक्ति आत्मा संघनन क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद कीमिया मास्टर तक आगे बढ़ने के लिए अपर्याप्त थी, क्या पारलौकिक श्रेणी की 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना उसके लिए खेलने जैसा नहीं होगा? अध्यक्ष चौधरी को अचानक एहसास हुआ कि आरव पूरे श्यामनगर राज्य के लिए एक असाधारण खजाना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे श्यामनगर राज्य की कीमिया दुनिया में केवल वो अकेला ही पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। अध्यक्ष चौधरी का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। आत्मा संघनन क्षेत्र की आभा फैल गई, जिससे उपस्थित सभी लोग जबरदस्त दबाव महसूस कर रहे थे। आप सभी यहां सुनिए। आज किसी को भी बाहर जाकर आरव द्वारा पारलौकिक श्रेणी की 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने के मामले को फैलाने की अनुमति नहीं है। हर कोई अभी स्वर्गीय दाव शपथ लेता है। अध्यक्ष साहू और मैं आप सभी की निगरानी करेंगे। बेशक आप शपथ न लेने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप कीमियागर एसोसिएशन से बाहर निकल पाएंगे। चेयरमैन चौधरी ने गंभीरता से चेतावनी दी। क्या स्वर्गीय दाव शपथ? आप चाहते हैं कि हम स्वर्गीय दाव शपथ लें? किस आधार पर?
चेयरमैन चौधरी के शब्दों ने तुरंत कुछ लोगों को नाराज कर दिया। स्वर्गीय दाऊ शपथ आम शब्दों से अलग थी। एक बार स्वर्गीय दाऊ शपथ लेने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन भर उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था, अन्यथा स्वर्ग उसे मार डालेगा। चाहे दिव्य क्षेत्र में हो या निचले क्षेत्र में, कोई भी स्वर्गीय दाऊ शपथ के विरुद्ध नहीं जा सकता। सागर भी मौजूद था। इस समय वो इतना उदास था कि उसे खून की उल्टी होने लगी थी। वो आज यहां दिखावा करने आया था। किसने सोचा होगा कि सारा लाइमलाइट अकेले आरव छीन लेगा। सागर को उम्मीद नहीं थी कि आरव न केवल कीमिया जानता था, बल्कि वो इस हद तक राक्षस भी था। रमेश की मुट्ठी की ताकत देखकर उसने निश्चय किया कि आज जो हुआ उसके जाने के बाद वो जरूर फैलाएगा। उसे विश्वास था कि आरव में बहुत सी ताकतें दिलचस्पी लेंगी, लेकिन अब ये योजना विफल हो गई। चेयरमैन चौधरी ने सभी को स्वर्गीय दाऊ शपथ लेने के लिए मजबूर कर दिया। बबलू, रमेश, तुम दोनों स्वर्गिक दाऊ शपथ लेने में सभी का नेतृत्व करो, चेयरमैन चौधरी ने आदेश दिया। हां, ये दोनों लोग शुरू से ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े थे, इसलिए जाहिर है कि उन्हें चेयरमैन चौधरी के आदेश का पालन करना था। मास्टर, क्या मुझे भी शपथ लेनी होगी? मैं इसे नहीं फैलाऊंगा, दांत पीसते हुए सागर ने पूछने के लिए मुंह खोला। चेयरमैन चौधरी इस शिष्य के बारे में बहुत पहले ही भूल चुके थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अब खुद ही बाहर निकल आएगा। इसलिए उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, विशाखा और फाल्गुनी को भी शपथ लेना पड़ेगा। क्या तुम उनसे ज्यादा खास हो? चेयरमैन चौधरी एक सच्चे आत्मसंघन क्षेत्र विशेषज्ञ थे। उनके शक्तिशाली दबाव में सागर को लगा कि उसकी चेतना टूटने वाली है। मैं कसम खाता हूं मास्टर, मैं कसम ताता हूं, कृपया शांत हो जाइए, सागर ने घबराते हुए कहा। आरव के शब्दों ने चेयरमैन चौधरी को सच्चाई का एहसास कराया। वो पहले से ही सागर से पूरी तरह से घृणा कर चुका था। अगर समीर भट्ट का चेहरा न होता तो वो सागर को जरूर सबक सिखाता। बस ऐसे ही चेयरमैन चौधरी के दबाव में सभी ने स्वर्गीय दाऊ की शपथ ली, सिवाय खुद चेयरमैन साहू, शिक्षक अनुपमा और गौतमी के। भले ही सभी इस व्यवस्था से नाराज थे, लेकिन किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवरों का बोलबाला था और अल्केमिस्ट एसोसिएशन बहुत मजबूत थी। अगले दिन सुबह सुबह सुगंधित औषधि मंडप ने हमेशा की तरह अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन भट्ट परिवार औषधि मंडप के वजह से ये पहले की तरह सुनसान रहा। दुकानदार कमल लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था और आराम से किताब पकड़े हुए पढ़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो मन ही मन ऊब गया था। उसने सुगंधित औषधि मंडप में इतने सालों तक काम किया था और ये हमेशा इतना व्यस्त रहता था कि उसे चक्कर आने लगते थे। वो हमेशा आराम करने के लिए समय निकालना चाहता था। अब जबकि उसके पास वास्तव में खाली समय था, कमल असहज महसूस कर रहा था। पूरी तरह से उसकी आंखें किताब पर थी, लेकिन उसका दिल कहीं और थी। कमल को यंग मास्टर आरव के बारे में उत्सुकता थी और सोच रहा था, कल कीमियागर परीक्षण से वापस आने के बाद वो पूरी तरह से थक गया था। उसने कौन सी औषधीय गोली ली थी कि वो इतना थक गया था? उसे और भी उत्सुकता इस बात से हुई कि आधी रात को आरव जोश से भर गया। उसने अपनी अधिकांश सार ऊर्जा भी पुनः प्राप्त कर ली। इसके बाद यंग मास्टर उसी रात नंदिनी को वापस ग्रेट मार्शल एकेडमी ले आए। क्या यंग मास्टर फिर से मुसीबत में पड़ गए और आपदा से बचने के लिए एकेडमी लौट आए? लेकिन यंग मास्टर कल अल्केमिस्ट एसोसिएशन गए थे। वहां यंग मास्टर के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि वहां यंग मास्टर कुछ गलत कर दिए है? जितना अधिक कमल इसके बारे में सोचते, उतना ही उन्हें लगा कि शायद आरव पहले की तरह शरारती हो गया है। 13 साल यंग मास्टर के पूर्व व्यक्तित्व के साथ वे कुछ उतफटांग हरकत कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन से उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। वे एक सुलझे हुए व्यक्ति बन गए थे। क्या यंग मास्टर कुछ दिनों के लिए ठीक हो गए थे और फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आए? जैसे ही कमल की कल्पना बेकाबू हो रही थी, कई बूढ़े लोग सुगंधित औषधि मंडप में प्रवेश कर गए। भले ही सुगंधित औषधि मंडप का व्यवसाय धीमा हो गया था, फिर भी कुछ लोग आ जा रहे थे। आखिरकार
वे निष्पक्ष रूप से व्यवसाय करते थे। कमल ने आने वाले कुछ लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने हाथों में किताब को घूरते रहे, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए परिचारक थे। क्या आप दुकानदार हैं? हम तीनों श्रीमान देवराज से किसी विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। कृपया बात आगे बढ़ाएं, एक वृद्ध ने कहा। तभी दुकानदार कमल ने आलस से उसकी ओर देखा, लेकिन इस नजर ने उसे चौंका दिया, क्योंकि इन तीनों वृद्धों की छाती पर लगे 3 सितारे बहुत ही चकाचौंध कर देने वाले थे। 2 वृद्धों की छाती पर लाल रंग के बैज थे, जबकि बीच में स्थित वृद्ध व्यक्ति के 3 सितारों वाला बैज वास्तव में सुनहरा था। 3 कीमियागर एक साथ यहां आए। सब के सब ग्रैंड मास्टर थे। कीमियागर एसोसिएशन रंग के आधार पर एक ही स्टार के कीमियागरों को अलग पहचान देती थी। नीला रंग निम्न श्रेणी का, लाल रंग मध्यम श्रेणी का और सुनहरा रंग उच्च श्रेणी का। पूरे शामगर राज्य में केवल एक व्यक्ति के पास सुनहरा बैज था। वो व्यक्ति थे कीमियागर एसोसिएशन के लॉर्ड चेयरमैन सोमदेव जी। अन्य 2 लोगों की पहचान निश्चित रूप से डिप्टी चेयरमैन सीमांत चौधरी और डिप्टी चेयरमैन बिघ्नेश साहू थे। शामगर राज्य के पूरे कीमिया दुनिया में सबसे ज्यादा वजन वाले 3 प्रमुख दिग्गज एक साथ सामने आए। क्या हुआ? कौन सी बड़ी घटना हुई? कमल ने मन ही मन सोचा। दुकानदार कमल जल्दी से उठ खड़ा हुआ, तीनों के सामने जाकर गहरा प्रणाम किया और उसने सम्मानपूर्वक पूछा, ये दुकानदार कमल तीनों ग्रैंड मास्टर का स्वागत करता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तीनों आदरणीय मालिक को क्यों ढूंढ रहे हैं? ओह, आप जानते हैं कि हम कौन हैं? दुकानदार कमल के इस व्यवहार से डिप्टी चेयरमैन चौधरी बहुत प्रसन्न हुए। दुकानदार कमल ने जल्दी से कहा, आप मजाक कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर। भले ही मैं तीनों भगवानों को कभी नहीं देखा हूं, फिर भी मुझे कुछ जानकारी है। तीनों भगवानों के अलावा कौन उन बैज को पहन सकता है? दुकानदार बहुत विचारशील है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर देवराज ने आपको महत्वपूर्ण पद पर रखा है। हम तीनों यहां आरव के लिए आए हैं और हम आपके बॉस से मिलना चाहते हैं। क्या आप संदेश दे सकते हैं? डिप्टी चौधरी ने अपने शब्दों में बहुत विनम्रता दिखाई, लेकिन दुकानदार कमल के होश उड़ गए। कल रात आरव की असामान्य हरकत को याद करके उन्हें तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उस बदमाश ने फिर से वाकई हरकत की। इस बार तो सम्मानीय सोमदेव जी भी खुद उससे जवाब तलब करने आए। आरव आसमान में छेद कर रहा था। सोमदेव जी हमेशा से ही एकांत जीवन व्यतीत करते आए हैं। उस बदमाश आरव ने इस महान हस्ती को कितनी परेशानी में डाल दिया। भट्ट परिवार औषधि मंडप के मामले ने उन्हें पहले ही चोटिल और घायल कर दिया था। अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन भी आ गई। क्या स्वर्ग वास्तव में चाहता था कि सुगंधित औषधि मंडप नष्ट हो जाए? सोमदेव जी इस समय तक चुप रहे, लेकिन दुकानदार कमल को बाहर देखकर वे पूछे बिना नहीं रह सके, दुकानदार, कोई परेशानी तो नहीं है? दुकानदार कमल अपनी स्तब्धता से उभरे और फिर उन्होंने एक लंबा चेहरा बनाते हुए कहा, माफ करना तीनों आदरणीय, हमारे मालिक कुछ दिन पहले एकांत में चले गए। मुझे डर है वे जल्दी बाहर नहीं आएंगे। ये कहते ही दुकानदार कमल का दिल धड़कने लगा और वे सोमदेव जी पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पाया कि उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, जिससे गहरी निराशा प्रकट हुई। दुकानदार कमल थोड़ा उत्सुक था। उन तीनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे यहां टकराव के लिए आए हैं, लेकिन अगर वे किसी बात पर टकराव के लिए नहीं आए थे तो फिर वे तीनों एक साथ क्यों आए? ये सोचते हुए दुकानदार कमल हैरान रह गया। तो फिर क्या तुम्हारा यंग मास्टर आरव आसपास है? हम उसे भी ढूंढ रहे हैं। तभी डिप्टी चेयरमैन चौधरी ने पूछा। कमल को थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा, तीनों आदरणीय, यंग मास्टर कल रात को ही अकादमी वापस चले गए। तीनों लोगों ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। डिप्टी चेयरमैन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। लगता है वो बदमाश हमसे जानबूझकर छिप रहा है। ग्रेट मार्शल अकादमी के वह प्रधान आचार्य मन्नन देव अकादमी में वापस जाने के बाद आरव को कैसे जाने दे सकता है? सोमदेव जी सोच में पड़ गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, दुकानदार, अपनी कल्पना को बेकाबू मत होने दो। हम दरअसल आज यहां आरव का बैज देने आए हैं। उसने कल अल्केमिस्ट एसोसिएशन की परीक्षा पास की है। चूंकि वो यहां नहीं है, इसलिए हम बैज तुम्हें दे देंगे। मुझे दुकानदार को परेशान करना होगा
ये बैज को आरव के पास पहुंचाने के लिए। जब दुकानदार कमल ने बैज डिलीवर होने की बात सुनी तो वो तुरंत शांत हो गया। तो यंग मास्टर वाकई होनहार बन गए, क्योंकि उसने कीमिया अप्रेंटिस टेस्ट पास कर ली है। कम से कम अब मालिक के पास उत्तराधिकारी है। हालांकि उसे फिर से संदेह हुआ, ये सिर्फ एक बैच था। एसोसिएशन के 3 प्रमुखों को इसे व्यक्तिगत रूप से देने के लिए क्यों परेशान किया जाए? क्या बैच डिलीवर करना दिखावा था और मालिक को किसी बड़ी बात पर चर्चा करने के लिए बुलाना असल इरादा था? इसके बारे में सोचने पर केवल यही संभावना लगता है। आखिर आरव अभी एक जूनियर है। आरव के लिए तीनों प्रमुखों का आना संभव नहीं है। यह हो सकता है भट्ट परिवार औषधि मंडप की एसेंस गैदरिंग पिल की वजह से राजधानी में पूरी स्थिति असामान्य हो गई है। इन 3 प्रमुख हस्तियों का देवराज को ढूंढने आना भी समझ में आता है। आखिर देवराज भी कीमिया ग्रैंडमास्टर था, राजधानी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। बिंदुओं को जोड़ते हुए दुकानदार कमल को लगा कि वो अंततः दूसरे पक्ष के आने का उद्देश्य समझ गया है। उसने जल्दी से कहा, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। तीनों ग्रैंडमास्टर की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है। मैं तुरंत ग्रेट मार्शल एकेडमी जाऊंगा और खुद यंग मास्टर को ये बैज सौंप दूंगा। चौधरी जी, बैज दुकानदार को दे दो, शांति से सोमदेव ने कहा। ये क्यों ना हम खुद अकादमी जाएं? अगर डिप्टी चेयरमैन चौधरी ने तुरंत बैज नहीं निकाला और कुछ हद तक हिचकिचा रहे थे। कोई जरूरत नहीं, एसोसिएशन ने कभी स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। हम इस नियम को नहीं तोड़ सकते। हमारी स्थिति के साथ हमारे लिए ग्रेट मार्शल एकेडमी में उपस्थित होना उचित नहीं है। चिंता मत करो। कीमिया के मामले में अल्केमिस्ट एसोसिएशन की तुलना कौन कर सकता है? सोमदेव जी ने कहा। डिप्टी चेयरमैन चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, लॉर्ड चेयरमैन अभी भी अधिक दूरदर्शी है। ये बूढ़ा समझता है। अपनी बात पूरी करते हुए डिप्टी चेयरमैन चौधरी ने बैज बाहर निकाला और फिर उसे कमल को सौंप दिया। उन्होंने कहा, हमें आपको परेशान करना होगा दुकानदार, लेकिन कृपया बैज देने की बात किसी को न बताएं। हालांकि ये बात लंबे समय तक नहीं छुप सकती, लेकिन हर पल मायने रखता है। कमल उलझन में था। यह सिर्फ एक कीमिया प्रशिक्षु बैच था। ये लोग इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे थे? हालांकि जब उसकी दोनों आंखें डिप्टी चेयरमैन चौधरी के हाथों में बैच पर पड़ी तो वे चौड़ी हो गई, क्योंकि उनकी आंखें अनजाने में बैच से चिपक गई थी, केवल ये देखने के लिए कि उस नीले रंग के बैच पर 2 सितारे सिल दिए गए थे। क्या ये कीमिया मास्टर का बैज नहीं है? क्या यहां कोई गलती हुई है? तभी ग्रेट मार्शल अकादमी के प्रधान आचार्य की नीची आंगन में, क्या आप कह रहे हैं कि आरव ने अपनी चौथे स्तर की सार क्यूई क्षेत्र की ताकत के साथ कीमिया मास्टर टेस्ट पास कर लिया है? प्रधान आचार्य मन्नन देव ने बहुत समय से इस तरह अपना संयम नहीं खोया था, लेकिन शिक्षक अनुपमा द्वारा लाई गई खबर ने उन्हें अभिभूत कर दिया। हां, न केवल उसने निम्न रैंक की कीमिया मास्टर टेस्ट पास किया, बल्कि उसने टेस्ट के दौरान एक पारोलौकिक ग्रेड की टियर 2 शक्ति वर्धक पिल को भी परिष्कृत किया। परीक्षण करने पर गोली खाने के बाद एक प्रथम स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र ने 5वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र को एक मुक्के में उड़ा दिया। शिक्षक अनुपमा को ऐसा लग रहा था कि वो तब तक हार नहीं मानेगी जब तक वो अपने शब्दों से लोगों को मौत के घाट नहीं उतार देती। पारोलौकिक ग्रेड टियर 2 औषधीय गोली, एक फर्स्ट लेवल की आत्मा संघनन क्षेत्र 5वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र को धमकी दे रही है। ये सब बड़बड़ाते हुए मन्नन देव के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया। शिक्षक अनुपमा ने जो कहा वो पूरी तरह से समझ में आ गया था। वे बच्चा बेहद आगे निकल गया है। शिक्षक अनुपमा मन्नन देव को इस तरह से संयम खोते हुए देखकर हंसना चाहती थी। वो कई सालों से ग्रेट मार्शल एकेडमी में थी, लेकिन उसने मन्नन देव को इस अवस्था में कभी नहीं देखा था। क्या यह हो सकता है कि आरव एक शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुआ था, जो पहले से ही कीमिया मास्टर दायरे तक पहुंच चुका था? कुछ समय बाद मन्नन देव ने आखिरकार पूछा, लेकिन शिक्षक अनुपमा ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है। उसकी आत्मा शक्ति इतनी मजबूत नहीं है। ये औसत व्यक्ति से थोड़ी ही मजबूत है। वो एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता था, क्योंकि उसने यिन्यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक का उपयोग किया था। ओह,
फिर भी एक चौथे स्तर की सार क्यूई दायरे का बच्चा यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक को व्यवहार करता है और टेयर टू पिल भी परिष्कृत कर लिया है। क्या ये बात कुछ ज्यादा ही अतिशक्तिपूर्ण नहीं है? प्रधान आचार्य, सच कहा जाए तो आरव की यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक पहले से ही दिव्य चरण तक पहुंच चुकी है। शिक्षक अनुपमा ने कहा। दिव्य चरण यानी कि पौराणिक अवस्था चरण, जो अपने आप में एक किंवदंती थी। दोस्तों, आप सभी को बता दूं मार्शल आर्ट की दुनिया में हर कोई जब एक मार्शल तकनीक सीखता है, वे सब उस तकनीक को 5 स्तर तक उन्नत कर सकते हैं। बेसब प्रवेश चरण, मध्यम चरण, अंतिम चरण, उत्तम चरण और दिव्य चरण है। दिव्य चरण को पौराणिक चरण भी कहा जाता है। उस अवस्था तक पहुंचना लगभग असंभव था। यहां तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन में अपने सभी दांत खोने वाले बूढ़े लोग भी पौराणिक अवस्था तक पहुंचाने के लिए कोई भी कीमिया तकनीक नहीं सीख पाए, और वे अधिक चुनौतीपूर्ण यिन यांग सेपरेशन फ्लो तकनीक तो दूर की बात है। मन्नन देव, जो पहले से ही सदमे में था, जब तक कि वो बाहर से जला हुआ और अंदर से कोमल नहीं हो गया, एक बार फिर सदमे में आ गया। उसने शिक्षक अनुपमा को कुछ देर तक घूरा और फिर पुष्टि की कि वो झूठ नहीं बोल रही है। आखिर इस आरव को कौन सी भाग्यशाली मुठभेड़ मिली? क्या ये अविश्वसनीय नहीं है? शिक्षक अनुपमा अच्छी तरह से तैयार लग रही थी। वो स्पष्ट रूप से इस तरह की बात नहीं बताएगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि आरव के पीछे एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर होना चाहिए, और वो व्यक्ति उसका पिता हो। ये असंभव है। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, ये कीमियागर निश्चित रूप से कीमिया राजा के दायरे तक सीमित नहीं है। मन्नन देव ने शिक्षक अनुपमा द्वारा लाई गई खबर को पचाने के लिए इधर उधर चहलकदमी की। ऐसा लग रहा था कि शिक्षक अनुपमा का अनुमान सत्य के सबसे करीब होना चाहिए, अन्यथा यह समझा नहीं जा सकता था कि इतनी कम उम्र में आरव के पास ऐसी राक्षसी कीमिया प्रतिभा कैसे थी। काफी देर बाद मन्नन देव ने कहा, ऐसा व्यक्ति बहुत भयानक है। उसे भड़काना सबसे अच्छा नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आरव के पास इतना अविश्वसनीय गुरु है तो वो ग्रेट मार्शल अकादमी में क्यों आएगा? शिक्षक अनुपमा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने भी इस सवाल के बारे में सोचा। सबसे अधिक संभावना है ये अपने शिष्य को प्रशिक्षित करने के लिए है। ये संभव हो सकता है। अरे, आपने कहा कि वे चौधरी और चेयरमैन साहू, उन 2 बूढ़ों को भी इस बारे में पता है। वे निश्चित रूप से आरव को जाने नहीं देंगे। चलो जल्दी से आरव को ढूंढते हैं। जब वो ये कह रहा था, मन्नन देव बाहर भागना चाहता था। शिक्षक अनुपमा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो प्रधान आचार्य। अकादमी लौटने के बाद मैं पहले ही सुगंधित औषधि मंडप का दौरा कर चुकी हूं। आरव रात में ही अकादमी लौट आया है। लॉर्ड चेयरमैन सोमदेव दोनों डिप्टी चेयरमैन को व्यर्थ ही सुगंधित औषधि मंडप ले गए। ग्रैंड मास्टर देवराज भी संयोग से बंद कमरे में एकांत में है, इसलिए वे तीनों खाली हाथ लौट आए। अंत में वे केवल सुगंधित औषधि मंडप के दुकानदार को ही अकादमी में बैच पहुंचाने का अनुरोध कर सकते थे। मन्नदेव ने राहत की सांस ली, जोर से हंसते हुए। फिर उन्होंने कहा, हाँ, सोचिए कि बूढ़े सोमदेव को वास्तव में मिलने से वंचित कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय उसका चेहरा बहुत दिलचस्प रहा होगा। आरव ने निश्चित रूप से इस स्थिति का अनुमान लगाया होगा, इसलिए वो रात में ही वापस आ गया। ऐसा लगता है कि अकादमी के लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी है। चूंकि आरव अकादमी में वापस आ गया है, इसलिए उसे जल्दी से मेरे पास ले आओ। नहीं, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। मन्नन देव ने शिक्षक अनुपमा को आरव के घर पर लाया और अन्य लोगों को चिंतित नहीं किया। अपने दर्जे के साथ एक छात्र से व्यक्तिगत रूप से मिलने से निश्चित रूप से अकादमी में बहुत हंगामा होगा, लेकिन मन्नन देव आरव से मिलने में कामयाब नहीं हुए। आरव अकादमी में वापस आने के बाद प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन मन्नन देव ने नंदिनी और कमल को आरव के घर पर देखा। हालांकि वे मन्नन देव को नहीं पहचान पाए। हालांकि नंदिनी शिक्षिका अनुपमा से बहुत परिचित थी। शिक्षिका अनुपमा यंग मास्टर की तलाश में यहां आई है? हाँ, क्या वे कल रात नहीं आए थे? वे कहाँ है? युवा मास्टर ने कहा कि उसे लगा कि वो आगे बढ़ने वाला है, इसलिए वो वापस लौटने के तुरंत बाद एक बंद दरवाजे के एकांत में चला गया। दुकानदार कमल भी उसे नहीं देख पाया। मन्नन देव दंग रह गए। क्या
और एक सफलता, ये बदमाश स्पष्ट रूप से सभी से छिप रहा है। उसे चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में प्रवेश किए हुए कुछ ही दिन हुए थे। इतनी जल्दी और एक सफलता कैसे संभव हो सकती है? भले ही युआन के पहले ये सफलताएं वास्तव में तेज थी, लेकिन सार क्यूई क्षेत्र में साधना क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि के साथ कठिनाई भी अधिक होती जाएगी। चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से पांचवें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में प्रवेश करना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसके अलावा भले ही वो आगे बढ़ गया हो, उसका साधना क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो अनिवार्य रूप से भविष्य की साधना वृद्धि को प्रभावित करेगा। चीजों को करने का यह तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं था। आरव के पीछे इतना शक्तिशाली शिक्षक है, वो इतनी निम्न स्तरीय गलती कैसे कर सकता है? इसलिए आरव निश्चित रूप से सभी से छिप रहा होगा। इस बदमाश ने इतनी बड़ी उथल पुथल मचाई, फिर भी वो छिप गया और किसी से मिलने से बचता रहा। कितना गैरजिम्मेदार। मन्नन देव बहुत उदास हो गया। वो अपने दर्जे के एक जूनियर से मिलने आया और उसे प्रवेश नहीं दिया गया। वह अभी सोमदेव पर हंस रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि सोमदेव के लिए उनका टिप्पणी इतनी जल्दी खुद के चेहरे पर लौटा दिया जाएगा। लेकिन किसी को यह स्वीकार करना होगा कि बंद कमरे में एकांतवास एक बढ़िया बहाना था। जब मार्शल आर्टिस्ट साधना कर रहे होते थे तो बंद कमरे में उन्हें बाधित करना वर्जित था। भले ही मन्नन देव प्रधान आचार्य थे, लेकिन वे भी आरव के बंद कमरे में एकांतवास को यूं ही बाधित नहीं कर सकते थे। शिक्षक अनुपमा को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी और इसलिए वो असहाय होकर बोली, हमारी परेशानी को माफ करें मिस नंदिनी। अगर आरव एकांत से बाहर निकलता है तो क्या मिस नंदिनी उसे पहाड़ के पीछे क्लाउड वेव कोर्ट में प्रधान आचार्य की तलाश करने के लिए कह सकती है? नंदिनी ने अपनी आंखें झपकाई और सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो शिक्षक अनुपमा, नंदिनी याद रखेगी। नंदिनी भोली थी और टीचर अनुपमा का मतलब नहीं समझ पाई। हालांकि दुकानदार कमल दुनिया के तौर तरीकों से परिचित था। यह सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी नजर जाके मन्नन देव पर पड़ी। शुरू में उसे केवल हल्का सा एहसास हुआ कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था, लेकिन इस पल वो मन्नन देव की पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम था। दुकानदार कमल को उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट मार्शल अकादमी के प्रधान आचार्य खुद आरव की तलाश करने आएंगे। आज सुबह को याद करते हुए कि लॉर्ड चेयरमैन सोमदेव भी बैज देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए थे, कमल को अतुलनीय रूप से झटका लगा। सुबह बैज मिलने के बाद से ही कमल को पता था कि सोमदेव देवराज की तलाश में नहीं आए थे, वे आरव की तलाश में आए थे। इतने सालों तक सुगंधित औषधि मंडप के दुकानदार होने के नाते चौथे स्तर के सार क्यूई दायरे का कीमिया मास्टर का क्या मतलब है, इस बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। दो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली बड़े बड़े लोग तो यहां तक चले गए कि व्यक्तिगत रूप से अपने यंग मास्टर से मिलने गए। मन्नन देव और शिक्षक अनुपमा को दूर से देखकर कमल ने एक लंबी सांस ली। यंग मास्टर आरव को वाकई अतीत से तुलना नहीं किया जा सकता है। वो पहले ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से पूरे श्यामनगर राज्य में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था। मन्नन देव और सोमदेव जैसे प्रमुख व्यक्ति भी अपने युवा स्वामी को जीतने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नंदिनी, हमारे परिवार का युवा मास्टर आरव आखिरकार सक्षम हो गया है, कमल ने भावुक होकर आह भरी। लेकिन नंदिनी ने अपने होंठ फुलाए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर पहले से ही अद्भुत है। यह सिर्फ इतना है कि आप सभी ने उन्हें अतीत में गलत समझा। कमल ने नंदिनी को अवाक होकर देखा। यह सच था कि आरव सभी से छिप रहा था, हालांकि वो वास्तव में बंद दरवाजे के एकांत में था। चूंकि उसकी चौथे स्तर की सार क्यूई क्षेत्र साधना पहले ही समेकित हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में आरव की सार ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ये सार ऊर्जा वास्तव में उसके शरीर पर एक अविश्वसनीय बोझ था। वर्तमान में आरव अपनी चरम स्थिति में खुद को समायोजित करने के लिए अपनी समाप्त सार ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहा था। इसके बाद उसने एक झटके में छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पार्लो के ग्रेड सार क्यूई गोलियां लेने की योजना बनाई। बेशक छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए
आवश्यक समय की तुलना पहले स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक की तुलना में नहीं की जा सकती थी। हर बार जब किसी व्यक्ति का साधना क्षेत्र ऊपर उठता है तो आवश्यक सार ऊर्जा भी बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। हालांकि आरव के पास पर्याप्त पारलौकिक श्रेणी सार क्यू गोलियां थी, फिर भी उन्हें पचाने के लिए उसे समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा उसने जो प्रशिक्षण लिया था वो स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला थी, इसलिए खर्च की गई सार ऊर्जा औसत व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक थी। हालांकि आरव को जल्दी नहीं थी, उसके पास बहुत समय था। वो पहले कुछ दिनों के लिए बंद कमरे में एकांत में रहेगा ताकि वे लोग व्यस्त हो जाएं और उसे अकेला छोड़ दें। मन्नन देव निश्चित रूप से बहुत व्यस्त थे। आरव से मिलने में विफल होने के बाद उन्होंने ग्रेट मार्शल अकादमी छोड़ दी। वास्तव में मन्नन देव हमेशा व्यस्त रहते थे। उन्होंने अकादमी में बहुत कम समय बिताते थे। कोई नहीं जानता था कि वो क्या करने के लिए बाहर जाते हैं। वो इन कुछ दिनों में अकादमी में वापस आए और उन्होंने पाया कि एक महीने के भीतर ऐसा चमकदार नया सितारा उभरा। हालांकि आरव को विकसित होने के लिए समय की आवश्यकता थी, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। आखिरकार वो केवल चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में था। जब तक आरव ग्रेट मार्शल अकादमी में था, मन्नन देव को इस प्रतिभा के भाग जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि आरव ने ग्रेट मार्शल अकादमी को चुना था, इसलिए सोमदेव के लिए लोगों का शिकार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ग्रेट मार्शल अकादमी में आना असंभव था। शुरुआती झटके से गुजरने और इस हिस्से के बारे में सोचने के बाद मन्नन देव को स्वाभाविक रूप से अपने कामों में व्यस्त होना पड़ा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो आरव के एकांत से बाहर निकलने का इंतजार कर सके। फिर भी इस समय नंदिनी ने एक अप्रत्याशित अतिथि का स्वागत किया। अकादमी के सामान्य मामलों के विभाग से एक छात्र होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसे ढूंढ रहा था। ये जूनियर अप्रेंटिस बहन नंदिनी है। छात्र का रवैया बहुत घमंडी था। नंदिनी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, हाँ, क्या मैं पूछ सकती हूं कि ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कौन है? मैं सामान्य मामलों के विभागों से एक छात्र प्रबंधक हूं। नाम श्रीतम सिन्हा है। तो ये सीनियर अप्रेंटिस भाई श्रीतम है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्यों ये नंदिनी को ढूंढ रहे हैं? हालांकि नंदिनी मासूम थी, लेकिन वो मूर्ख नहीं थी। ये श्रीतम उसे बिना किसी कारण के नहीं ढूंढेगा, और उसके रवैये को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दोस्ताना है। जैसा कि अपेक्षित था, श्रीतम ने अपना मुंह खोला और कहा, बेशक मैं तुम्हें किसी कारण से ढूंढ रहा हूं। चूंकि तुम पहले ही एंट्री एडवांसमेंट टेस्ट पास कर चुके हो और अकादमी के येलो रैंक के छात्र बन चुके हो, तो तुमने अब तक सामान्य मामलों के विभाग में रिपोर्ट क्यों नहीं की? नंदिनी असमंजस में थी। उसे कभी नहीं पता था कि ऐसा कोई नियम है। अकादमी का छात्र बनने के बाद भी किसी को सामान्य मामलों के विभाग में क्यों रिपोर्ट करना पड़ता है? कृपया मुझे माफ करें वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नंदिनी को अभी अभी भर्ती किया गया है और अभी भी कई चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं येलो रैंक की छात्रा बनने के बाद मुझे सामान्य मामलों के विभाग में रिपोर्ट क्यों करनी चाहिए? नंदिनी ने न तो घमंड से पूछा और न ही विनम्रता से। झेंग हेंग ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, इतनी बड़ी ग्रेट मार्शल अकादमी इतने सारे छात्रों को समायोजित कर सकती है। क्या हम बस खाली बैठकर खाना खाएंगे? चूंकि हम अकादमी के छात्र बन गए हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से अकादमी में मदद करनी होगी। इसलिए प्रवेश उन्नति परीक्षा पास करने वाले सभी येलो रैंक के छात्रों को 1 महीने के विविध कार्य करने होंगे। ये अकादमी का नियम है। आप अकादमी के छात्र बन गए, लेकिन अकादमी के नियमों को ठीक से सीखने के बजाय आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके विविध कार्यों को पूरा करने में आपकी मदद करें। सरासर बेशर्मी। ये श्रीतम झूठ नहीं बोल रहा था। ग्रेट मार्शल अकादमी में वाकई ऐसा नियम था, लेकिन एक लड़की से इस तरह बात करना थोड़ा ज्यादा था। इसके अलावा नंदिनी ने जानबूझकर काम की उपेक्षा नहीं की। वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानती थी। वो अकादमी में सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई थी, इसलिए अगर वो काम से अनुपस्थित भी रही तो कोई बड़ी बात नहीं थी। श्रीतम जाहिर तौर पर दोष निकालने के लिए यहां थी। नंदिनी को 1 महीने तक काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, सिवाय इसके कि आरव इस समय बंद कमरे में एकांतवास में था।
अगर वो एकांतवास से बाहर निकलता और उसे नहीं पाता तो वो निश्चित रूप से चिंतित हो जाता। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मुझे कुछ दिन इंतजार करने की अनुमति दे सकते हैं? मेरे युवा मास्टर इस समय बंद कमरे में एकांतवास में हैं, और अगर वे बाहर निकलने पर मुझे नहीं पाते तो वे निश्चित रूप से चिंतित हो जाएंगे। मेरे युवा मास्टर के एकांतवास से जाने के बाद मैं निश्चित रूप से सामान्य मामलों को सावधानी से रिपोर्ट करूंगी। नंदिनी ने पूछा। किसने सोचा था कि श्रीतम ये सुनकर क्रोधित हो जाएगा? क्या मजाक है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा युवा मास्टर कौन है? क्या वो अकादमी के नियमों से बड़ा है? तुम पहले ही कई दिनों की देरी कर चुके हो। तुम और कितने दिन देरी करना चाहते हो? हर नए छात्र का नाम किताबों में दर्ज होगा और उन्हें अपना काम करने की पहल मिलेगी। क्या तुम ही एकमात्र अपवाद हो? श्रीतम को अपने युवा मास्टर का अपमान करते हुए सुनकर नंदिनी इतनी क्रोधित हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो जानती थी कि युवा गुरु के पास अभी भी अकादमी में एक प्रतिद्वंद्वी सागर भट्ट है, और इसलिए वो उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आंसू रोके और कहा, नंदिनी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से कुछ दिनों की मोहलत देने का अनुरोध करती है। मैं वहां जरूर रिपोर्ट करूंगी। उस समय अगर आप मेरे लिए 2 महीने के काम का प्रबंध भी कर दोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि श्रीतम का महिलाओं के प्रति नरम रवैया रखने का कोई इरादा नहीं था। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम जाओ या न जाओ ये तुम्हारा फैसला है। लेकिन मैं ये बता दूं, अगर मैं आज तुम्हें सामान्य मामलों में रिपोर्ट करते हुए नहीं देखूं तो मुझे इस मामले की रिपोर्ट प्रशिक्षक को देने के लिए दोष मत देना। अकादमी के नियमों के अनुसार तुम बस निष्कासित होने का इंतजार कर सकते हो। निष्कासित शब्द सुनते ही नंदिनी कांप उठी। युवा मास्टर इस समय अकादमी में बेहद प्रसिद्ध थे। अगर उनकी केयर टेकर को अकादमी से निष्कासित कर दिया जाता तो क्या इससे युवा मास्टर हंसी का पात्र नहीं बन जाते? ये निश्चित रूप से वो परिणाम नहीं था जो नंदिनी देखना चाहती थी। निस्संदेह इस शब्द ने नंदिनी की कमजोरी पर चोट की। नंदिनी की बेचैन नजर देखकर श्रीतम की आंखों में एक चिंतनशील नजर देखी जा सकती थी। तुम्हारे युवा मास्टर के बाहर आने के बाद इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वे बंद कमरे में एकांत में हैं। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने और परेशानी खड़ी करने आया हूं। ये सोचते श्रीतम अपने मन में ठंडी हंसी हंस रहा था। श्रीतम ने अपना धैर्य खो देने का नाटक किया, पीछे मुड़ा और जाने वाला था। स्थिति को देखते हुए नंदिनी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से आवाज लगाई, रुको वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं आपके साथ सामान्य मामलों में जाऊंगी। बस क्या आप मुझे मेरे युवा मास्टर के लिए एक नोट छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं? यह मानना ही था कि नंदिनी बहुत मासूम थी। उसने तो यह भी सोचा कि यह श्रीतम एक ईमानदार और मुखर व्यक्ति है, इसलिए वो उसे खोजने आया है। कौन जानता था कि वो साजिश कर रहा था और मुसीबत मोल लेने आया था। अगर नंदिनी चुपके से कोई टोकन या नोट छोड़ जाती तो आरव को पता चल जाता कि क्या हुआ। लेकिन अब जब उसने श्रीतम से कहा कि वो एक नोट छोड़ना चाहती है तो श्रीतम उसे ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकता था? श्रीतम ने अधीरता से कहा, अगर तुम जा रहे हो तो बस जाओ। इतनी सारी चीजें क्यों हैं? मैं जा रहा हूं, इसे तुम खुद ही संभालो। बात खत्म करते हुए वो सचमुच मुड़ा और चला गया। नंदिनी एक पल के लिए झिझकी और जाने से पहले एक नोट छोड़ने के लिए घर लौट आई। बेशक नंदिनी को इस बात का पता नहीं था कि आरव उसका नोट नहीं देख पाएगा। आरव बाहरी दुनिया में हो रही हर चीज से पूरी तरह अनजान था। वो इस समय 5वें स्तर के सार क्यूई दायरे पर हमला करने के महत्वपूर्ण मोड़ पर था। उसने पारलौकिक श्रेणी के सार क्यूई गोलियां अपने मुंह में ऐसे डाली जैसे वे मिठाई हों, और स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के साथ औषधीय शक्ति को लगातार परिष्कृत किया। उसके डेंटिन के भीतर सार ऊर्जा लगातार प्रचुर होती गई और वो 5वें स्तर के सार क्यूई दायरे के और करीब पहुंच गया। अंत में आरव ने एक ही शॉट में बाधा को तोड़ दिया और वो 5वें स्तर के सार क्यूई दायरे में पहुंच गया। इस दर पर ये सार क्यूई गोलियां भी पर्याप्त नहीं है। ये मेरे बेवकूफ साधना कानून बहुत ज्यादा पेटू है। ये अभी भी सार क्यूई दायरा है और खपत पहले से ही औसत व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक है।
क्या ये स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में नरक नहीं होगा? बूढ़े पिताजी अमीर हो सकते हैं, लेकिन वे भी इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आरव ने पारलौकिक श्रेणी के सार क्यूई गोलियों को बड़े पैमाने पर समाप्त होते देखा। वो स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला की आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका। तो क्या होने वाला है आगे? कब तक आरव एकांत से बाहर आएगा? आरव के अनुपस्थिति में नंदिनी के साथ क्या होगा? कौन रच रहा है आरव के खिलाफ साजिश? क्या ये सागर है या रोहित या कोई और? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।